नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के चौथे चैप्टर पे, जो कि है मुग़ल साम्राज्य। आप देख पा रहे हैं, लिखा है मुग़ल साम्राज्य। तो इस चैप्टर पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें लिखा है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी को विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से महाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक को अछूता न रख सके। आज भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे जो है लाल किला जो है आपको दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि हम मुग़ल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ से जो है मुग़लों की जो है हिस्ट्री प्रारंभ होती है कि मुग़ल थे कौन। तो इसमें लिखा है मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल के शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करता था, ठीक है, कि जो है ये उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर की बात करें तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के जो है वंशज थे, जिसकी जो तैमूर शासक है, इसकी जो मृत्यु हुई थी आपका 1404 ईस्वी में। तो माता की ओर से जो है ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि जो है चीन, मध्य एशिया के जो है कुछ भागों में राज किया करता थे, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ये जो है तुर्की के शासक तैमूर के जो है वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इसका रीज़न ये है, ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, ठीक है। तो इसलिए जो है वे यहाँ का होना पसंद करते थे। इसमें लिखा है चित्र 2। इसमें लिखा है कि तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 12। मध्य में तैमूर है और उनकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद यानी बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और उसकी दाईं ओर
उसी क्रम से हुमायूं, जागीर और औरंगजेब है। तो ये जो है चित्र है और इसमें जो है इस चित्र में जो है आपका ये राजा दिखाए गए हैं कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। चित्र ए को देखिए तो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आता है मुगल सैन्य अभियान। कौन कौन से सैन्य अभियान मुगलों के रहे हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, जो कि बाबर का कार्यकाल है, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल उस समय 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गढ़ी उनको जो है अपनी पैतृक गढ़ी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में और उसके बाद जो है इसमें बाबर जीत जाता है और यहीं से जो है दिल्ली और आगरा पर कब्जा इनका हो जाता है मुगलों का। अब इसमें लिखा है कि तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटना चक्र में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। ठीक है, तो ये कहानी जब पूरी पढ़ोगे तो अब तब आपको समझ में आएगा। अब इसमें मुगल फौज का अभियान यहाँ पे जो है इस चित्र में जो है दिखाया गया है। तो इनकी जो है जो सेना है वो कई चरणों में जो है विभाजित होती थी। अब देख सकते हैं पहले आगे से सैनिक है, फिर दूसरी कतार में यहाँ पे हाथी दिखाया गया है और तीसरी कतार में जो है घोड़े को दिखाया गया है। तो बहुत तरीके से और बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत जो है ये युद्ध लड़ते थे। इसलिए जो है बाबर ने बहुत सारे जो है युद्ध को जो है विजित किया, यानी युद्ध में अपनी विजय प्राप्त की। ठीक है, इसमें इस कॉलम में लिखा हुआ है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों यानी जो अग्नि शस्त्र हैं के लिए इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो बाबर पहला शासक था जिसने गोला बारूद को जो है अपने युद्ध में पहली बार जो है प्रयोग किया था। तो आगे इसमें चित्र चौथा है, इसमें लिखा हुआ है कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो आपका गोला बारूद का प्रयोग करने वाला पहला शासक आपका बाबर है जिसने पानीपत के युद्ध में इसको प्रयोग किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
आगे लिखा है तालिका 1, जो कि आगे भी बात की गई थी कि उसमें इनका क्रम लिखा हुआ है। तो मुगल जो साम्राज्य है, इसके सम्राटों की जो है यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। तो प्रमुख अभियान और घटनाएं क्या क्या रही आपका। अब पहला इन पे शासक है आपका मुगलों का बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। इससे जो है 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को जो है हराया। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई 1526 में, इसमें आपका बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी को इसने हराया। 1527 की बात की तो इसमें खानवा का युद्ध हुआ। खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को जो है बाबर ने हराया 27 में खानवा के युद्ध में। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें जो है उसने राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया आपका बाबर ने। अब दूसरा शासक आता है मुगल साम्राज्य का हुमायूं। 1530 से 1540 तक इसका एक कार्यकाल है और दूसरा 1555 से 1556 तक है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ा और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में आपका कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। किसको? आपका हुमायूं को। तो हुमायूं जो है इन 2 बड़े युद्धों की हार के बाद भाग निकला ईरान की तरफ। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है अकबर, 1556 से 1605 तक, जो कि मुगल साम्राज्य का अगला शासक है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गया था, यानी गद्दी पे वो बैठ गया था 13 वर्ष की आयु में। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 की मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसे सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा जो कार्यकाल है 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अगला जो कार्यकाल है 1585 से 1605 तक का। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा जो है इसने कर दिया और कश्मीर को भी
इसमें जोड़ दिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब आता है जागीर। 1605 से 1627 तक का इनका कार्यकाल है। जागीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली और इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जागीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अगला इसमें शासक है शाहजहां, ठीक है, जिसका नाम क्या है, खुर्रम। 1627 से 1658 तक इनका कार्यकाल रहा। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में वल्क पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। अब आता है औरंगजेब का कार्यकाल, जो कि चलता है 1658 से 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1667 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला दिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध
अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। ठीक है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सल्तानियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब के बाद। तो यहाँ पे ये स्थान है जो आपके मुगलों द्वारा जहाँ जहाँ जो है वो रहे, जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में जो है जिन जिन क्षेत्रों को उन्होंने हड़पा, ठीक है, तो वो सारे जो है स्थान यहाँ पे इस मैप में दिखाए गए हैं। जैसे गोलकोंडा की बात आई, बीजापुर की बात आई, ठीक है, तो इधर चित्तौड़, अजमेर, ठीक है, तो अलग अलग अभियानों में अलग अलग जो है कालखंडों में इन्होंने जो है इन स्थानों को हड़पा और इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। तो उत्तर भारत से लेकर के पूरब, पश्चिम और जो है काफ़ी हद तक जो है दक्षिण भारत तक जो है इनका इतना बड़ा जो है ये साम्राज्य फैल गया। अब इसमें लिखा है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब क्योंकि जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए जो है युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहा है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। इसमें लिखा है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा जो है इनके साम्राज्य में और इनके नियम में नहीं था, बल्कि जो महान शासक होगा सभी भाइयों में वही जो है गद्दी जो है आपका प्राप्त करता था। तो इससे यहाँ पे लिख रहा है मुगल जो है ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सैदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सैदायाद? सैदायाद में जो है सबको जो है संपत्ति जो है विभाजित कर दी जाती थी और अलग अलग खंड उनको दिए जाते थे, अलग अलग जो है उस साम्राज्य के राज्य उनको दिए जाते थे, जिसमें जो है वो अलग अलग भाई सारे मिलजुल करके पूरे साम्राज्य को चलाते थे। अब इसमें एक कॉलम है, इसमें लिखा है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जागीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है। अब जो अगली हेडिंग है इसमें लिखा है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध रहे हैं इसके बारे में इसमें दिया गया है। तालिका 1 को फिर देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। उन्हीं पे जो है उन्होंने ज़्यादा अटैक किए मुगलों ने। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो
अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जो है राजपूतों की जो है अच्छी पिटाई जो है मुगलों ने की। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु इकियों ने विरोध भी किया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो मुगलों की शादियाँ जो दी गई है, तो इसमें जो जहांगीर है एक मुगल है, और इसमें कहा गया है कि मुगल की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो राजपूतों से जो है इन मुसलमानों ने जो है शादी की। ठीक है, और ऐसा जो है ये इसलिए करते थे क्योंकि जो है उन्होंने जो है जितने भी और शासक थे सबकी जो है सब पे आक्रमण किया, सबको बुरी तरह हराया, और न चाहते हुए भी आपका उनको जो है उनके साम्राज्य में मिलना पड़ा, उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। और इवन जो राजपूत थे उनकी उन्होंने अच्छी तरह धुलाई की, और राजपूत घरानों से जो है इन मुस्लिमों ने जो है शादी भी की हुई है, जिसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं इस कॉलम में। तो इसलिए इसमें लिख रहा है कि राजपूत इनका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। अब जो है मजबूरन जो है उनको अपनी पुत्रियां देनी पड़ी, तो उपहार स्वरूप जो है उन्होंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि भाई जब जो है यहाँ से जो है इन राजाओं से जो है हम अपनी लड़कियों की शादी करेंगे तो हमको कुछ न कुछ पद इसमें मिल जाएगा। ठीक है, परंतु बहुत सारों ने जो है इस पद्धति का जो है उन्होंने विरोध किया। उन्होंने मुगलों से जो है अपनी राजकुमारी की शादी नहीं करवाई और ना ही कोई पद का लोभ रखा। आगे इसमें लिखा है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया, जो साम्राज्य उन्होंने जीता था। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए सल्तनत की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? तो ये इनकी एक खासियत थी, वो जो है हराते थे लेकिन अपमान नहीं करते थे, जिससे जो है हर राजा जो है आसानी से स्वीकार कर लेता था और दूसरी बार युद्ध के लिए जो है युद्ध की भड़ास से जो है नहीं उनको ललकारता था। लेकिन जो है एक बार जो है ऐसी घटनाएं हुई कि जब जो है शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उसका क्या कर दिया, अपमान कर दिया। और अब ये इसमें कह रहा है कि इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारे युद्ध जो है इनमें हुए हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखा है मनफदार और जागीरदार। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आपके दूसरे वे में जो है बात की हुई है। तो आज हम इतना ही जो है इसमें देखते हैं, और अगले वीडियो में हम मनफदार और जागीरदार को समझेंगे कि क्या चीज़ है ये है। ठीक है, तो बहुत लंबा चैप्टर और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को, पहले आप बुक पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को सुनिए और
जितनी बार समझ में नहीं आता है, बार बार जो है इस वीडियो को जो है आप सुनते रहिए, तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। तो मैंने दिल्ली के सुल्तान से चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके क्रम में ये अगला चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य, और बहुत महत्वपूर्ण जो है ये चैप्टर है, इसलिए जो है मैं आपको ये चीज़ें पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपका नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।